वेलकम टू रीडिंग विद मार्केट शाला। हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता आदि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज़्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का ये दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मरीन क्रॉप्स अलेक्जेंडर के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे, परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी ज़रूरत है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, जोखिम क्यों लिए जाएं? अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करूं? और मैं जवाब देता हूं, केवल इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प हों। हमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने यह अध्याय के शुरू में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियां बनेंगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो आपको फाइनेंशियल IQ विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूं कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहूं, ना कि सिर्फ अपनी तनख्वाह के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा।
उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों से जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आई, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज्यादा तेज और नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूं और प्राय ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था का या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वे भी समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने ज़माने में संपत्ति था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि ज़माना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर मैं अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो से शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वह भी सीख सके। दोस्त की दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं परंतु इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक डूडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो वह कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने यह जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वह डाउनसाइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया। यह उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है। वह कक्षा में
निवेश के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा, यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया और वह वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा चुका हूं या कमा रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। यह एक तात्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसके मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी संबंध भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उनके पास बाकी सब चीजें थीं। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मजा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल डूडैड ही इकट्ठे किए थे। उसने यह महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका यह मानना था कि पैसे धेले का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती है और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे यह पता नहीं चला था कि पैसा कहाँ गया है, और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पैंट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो नामक यह खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं तो यह आपको कर्ज में डाल देता है। तो सवाल यह उठता है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं? यही खेल का लक्ष्य है, खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ में सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक
फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्राय रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज़्यादातर असली जिंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। आपके विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक विकल्प था और वह पुराना विकल्प था। कड़ी मेहनत करो, समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी मिल पाई या नहीं जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वह उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं या उसकी खोज में लगे रहते हैं, परंतु उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अक्सर या अवसर को नहीं देख पाते। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं? यह फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे हमारा? ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी
पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहें कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हों। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है, अमीर को ही। हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना था। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप ज़्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है तो फिर क्या है? माइक और मैं उनसे यह सवाल पूछते थे। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल पर करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर ने स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ था, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेजी और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का
जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज़्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके पास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था पर उस समय बहुत बुरे हालात थे। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफ़ी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास नकद पैसा नहीं था। चूंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज़्यादा नकद थे, तो जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु एक बड़ी या कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूँगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 के हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्रवाई चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाज़त दे दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फ़ी मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और उसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 घंटे लगे थे, जो अब जबकि आपके पैसों की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करता है। इसका उदाहरण है, संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है। 10%
ब्याज पर आपने $4000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। तो ये था आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए रीडिंग विद मार्केट शाला के साथ।